हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 12 फरवरी को टोटल 3 आर्टिकल डिस्कस किए जाएंगे। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है अ प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विदाउट अ गल्फ। इंडिया एंड यूएई के बीच में जो बायलैटरल रिलेशन है उसको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा प्री के पर्सपेक्टिव से ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव की बात करेंगे जो प्रीलिम्स में आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है द पैटर्न ऑफ ग्लोबल वार्मिंग आर मोर इम्पॉर्टेंट देन इट्स लेवल। ये आर्टिकल थोड़ा सा टिपिकल है, एक बार आप इसे रीड ज़रूर करेंगे। मैंने ट्राई किया है समझाने का, पर स्टिल एक बार आप रीड करेंगे तो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। हमारा लास्ट आर्टिकल जो हम डिस्कस करेंगे वो इंडियन एक्सप्रेस में आया है, वो है व्हाट इज़ नज़ुल लैंड। जो हल्द्वानी में वायलेंस हुए हैं उसमें नज़ुल लैंड न्यूज़ में है। नज़ुल लैंड क्या होता है, किस तरीके से गवर्न होता है, प्री के पर्सपेक्टिव से ये सारी चीज़ें समझेंगे। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे लिंक दी हुई है, मोर में क्लिक करेंगे लिंक मिल जाएगी, या फिर सिंप्लीफाइड सिविल सर्विस आप डायरेक्टली सर्च भी कर सकते हैं टेलीग्राम में और ज्वाइन कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है अ प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विदाउट अ गल्फ। यह आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS2 IR मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट है। इस आर्टिकल में हम यूएई इंडिया का बायलैटरल रिलेशनशिप पे बात करेंगे। प्री और मेंस दोनों में पूछा जा सकता है। एक प्रोजेक्ट के बारे में और बात करेंगे, वो है ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव। COP28 में इंडिया और यूएई के द्वारा शुरू किया गया था, इस पे चर्चा करेंगे। ये प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, प्री में आपको पूछा जा सकता है। तो प्री और मेंस दोनों एस्पेक्ट कवर करेंगे। यूएई इंडिया के रिलेशनशिप की बात करेंगे, अलग अलग डायमेंशंस में कवर करेंगे। कहाँ कहाँ जियो स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस है, कौन कौन से ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में कन्वर्जेंस है, डिफरेंसेस क्या क्या हैं, चैलेंजेस क्या क्या हैं, इस तरीके से सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करेंगे। कॉपरेशन एरिया और एरिया ऑफ डाइवर्जेंस दो भागों में डिवाइड करके इस आर्टिकल को पढ़ेंगे। एरिया ऑफ डाइवर्जेंस बहुत कम है। विदाउट अ गल्फ का मतलब यहाँ पर क्या है, विदाउट अ गल्फ का मतलब कोई दोनों के बीच में डिफरेंसेस ना के बराबर है, और बहुत तेज़ी से जो रिलेशनशिप है दोनों कंट्रीज़ के बीच में वो स्ट्रांग हो रही है, फ्लरिश हो रही है। सबसे पहले शुरू करते हैं, कॉन्टेक्स्ट आया क्यों है। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, वो ऑफिशियल विजिट पे जा रहे हैं यूएई ऑन February 13 एंड 14। कल और परसों के दिन ऑफिशियल विजिट पे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो यूएई जा रहे हैं फॉर इनॉग्रेटिंग अ टेम्पल बिल्ट बाय बोचन सनवासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था इन आबू धाबी। ठीक, तो इनके द्वारा जो मंदिर बनाया जा रहा है BAPS टेम्पल, इसको इनॉग्रेट करने के लिए मोदी जी यूएई ऑफिशियल विजिट पे जा रहे हैं। पिछले 8 महीनों में ये तीसरी यूएई की विजिट है प्राइम मिनिस्टर मोदी की, और 2015 से बात करें तो 7 विजिट्स हो चुकी है। तो आप समझ सकते हैं इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में इंडिया की जो रिलेशनशिप है यूएई के साथ बहुत तेज़ी से इवॉल्व हो रहे हैं, स्ट्रांग हो रहे हैं और फ्लरिश हो रहे हैं। ठीक, तो और दोनों ही लीडर के बीच में एक क्लोज रपट देखने को मिलता है। यूएई के प्रेसिडेंट का नाम क्या है, शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी तो आप जानते ही हैं। ठीक, तो दोनों के बीच में बहुत एक अलग सी बॉन्डिंग देखने को भी हमें मिलती है। जो BAPS टेम्पल है वो 27 एकड़ ज़मीन के प्लॉट पे बनाया गया है, विच इज़ डोनेटेड बाय यूएई प्रेसिडेंट, और ये सेकंड टेम्पल है विच वाज इनॉग्रेटेड इन द रिसेंट ईयर। फर्स्ट टेम्पल जो है दुबई में बना था, विच वाज ओपनड इन अक्टूबर 2022। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए है ना स्टैटिक प्री के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, मेंस में भी आप इसे लिख सकते हैं। इसके अलावा जो मोदी जी हैं उनका एड्रेस भी है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में 14 फरवरी के दिन, वैलेंटाइंस डे के दिन, इन दुबई एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर। ठीक, अब डायमेंशंस की बात कर लेते हैं सर, अलग अलग डायमेंशंस जिसमें इंडिया और यूएई के रिलेशन को हम देखेंगे। फॉर एग्जांपल एनर्जी सिक्योरिटी हो गया, जियो स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस हो गया, ठीक, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट हो गया, सारी चीज़ों में इंडिया और यूएई के रिलेशन कैसे हैं। ठीक, तो इंडिया यूएई की स्टोरी गोज़ बियॉन्ड टेम्पल फेथ और साइनिंग ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है ना। सिर्फ इनके रिलेशन मंदिर और फेथ और सिर्फ
हिस्टोरिक पार्टनरशिप से कहीं ऊपर उठ चुकी है। बहुत स्पेशल रिलेशनशिप हो चुकी है दोनों कंट्रीज़ के लीडर्स के बीच में और दोनों कंट्रीज़ के बीच में। उसका सबसे बड़ा रीज़न है जियो स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस। दोनों के जो इंटरेस्ट हैं वो अलाइन करते हैं। जब तक दोनों कंट्री के इंटरेस्ट अलाइन नहीं होंगे तब तक के इस इंटरनेशनल रिलेशन में कोई किसी का दोस्त नहीं होता है। ये चीज़ हमेशा आपको याद रखनी है। तो दोनों ही जो है ग्लोबल मुद्दों पे कन्वर्ज करते हैं, दोनों के इंटरेस्ट सेम हैं, दोनों ही एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। जैसे कि क्लाइमेट ग्लोबल इश्यूज़ पे दोनों का ही कन्वर्जेंस है और वो क्लियरली हमें देखने को मिला है COP28 क्लाइमेट समिट में। और उसका एविडेंस आप कैसे दे सकते हैं, इंडिया और UAE ने को लॉन्च किया है ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव। ठीक, तो ये आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। इसके अलावा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात करें तो जो वेस्ट एशियन क्वाड है उसमें I2U2 में UAE एक मेंबर है। ठीक, तो कौन कौन मेंबर है वेस्ट एशियन क्वाड में? इंडिया, इजराइल, यूनाइटेड स्टेट्स एंड UAE। ठीक, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्ट्रेटेजिक ग्रुपिंग है जिसका पार्ट इंडिया भी है और UAE है। तो आप समझ सकते हैं कि दोनों स्ट्रेटेजिकली कितने ज़्यादा कन्वर्ज कर रहे हैं। इसके अलावा UAE ऑल्सो पार्ट ऑफ इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक, तो इसका पार्ट भी जो है कौन है? UAE है। तो सारी चीज़ें, सारा डेवलपमेंट कहाँ से होते गुजर रहा है? गल्फ़ कंट्री में UAE से होते ही गुजर रहा है। तो इंडिया के लिए UAE काफ़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। जो ये प्रोजेक्ट है वो अल्टरनेटिव है चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का, उसको भी जो है UAE सपोर्ट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं UAE का इंडिया को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट है। नेक्स्ट अगर बात करें तो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। दोनों के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड है ना, ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। $85 बिलियन का ट्रेड है 2022 और 23 की अगर हम बात करें तो। UAE इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है और इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बन चुका है। ठीक, ये सारे फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए। और UAE ऑल्सो द फोर्थ लार्जेस्ट ओवरऑल इन्वेस्टर इन इंडिया है। ठीक, तो UAE से सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आता है 4th नंबर पे। ठीक, दोनों के बीच में हम जानते हैं कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो चुका है। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट कहा जाता है इसको। ठीक है, CEPA इसको याद रखना है। CEPA कौन कौन सी कंट्रीज़ के रिसेंटली साइन हुए हैं, ये सारी चीज़ें आपको प्री में पूछी जा सकती है। UAE एक अगर रहेगा है ना तो इसको मार्क तो ज़रूर कर देंगे। ठीक, 88 डेज़ में ये साइन हो गया था और अगले 5 सालों में जो ट्रेड है उसको 115 बिलियन पहुंचाने की बात की जा रही है इस एग्रीमेंट के द्वारा। इसके अलावा जो है BIT भी गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है साइन और रेटिफाई करने के लिए। जो BIT हमने अभी रिसेंटली बात की थी, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी विथ UAE, ताकि जो है दोनों तरफ जो इन्वेस्टमेंट है उसको बूस्ट मिल सके। इसके अलावा जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर वाला सेक्टर है, दोनों उसमें बहुत ज़्यादा कन्वर्ज कर रहे हैं। फिनटेक सेक्टर में भी म्यूचुअल कन्वर्जेंस बहुत ज़्यादा है। जो रुपए कार्ड है वो जो है एक्सेप्ट किया जा रहा है UAE में सिंस अगस्त 2019 और UPI की जो सर्विसेज है वो भी शुरू हो चुकी है। कहाँ पर? UAE में। इसके अलावा इंडिया और UAE दोनों जो है रुपी दिरहम सेटलमेंट सिस्टम भी जो है ऑपरेशनलाइज कर रहे हैं अगस्त 2023 से। और जो क्रूड ऑयल आ रहा है ना, उसे लोकल करेंसी में ही क्या किया जा रहा है? पेमेंट किया जा रहा है, रुपी के द्वारा ही पेमेंट किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं डॉलराइजेशन जो है इंडिया करने में लगा है और UAE उसे पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहा है। नेक्स्ट हो जाएगा एनर्जी सिक्योरिटी। ये सबसे इम्पॉर्टेंट डायमेंशन है। इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी सिक्योरिटी पार्टनर है। ठीक, इंडिया का ट्रस्टेड पार्टनर है एनर्जी सिक्योरिटी के लिए। इंडिया को क्रूड ऑयल की ज़रूरत है और इंडिया काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट करता है UAE के ऊपर। सिर्फ एकमात्र ऐसा नेशन है इस रीजन से जिसके इंडिया में स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्ड यहाँ पर स्टोर हैं। ठीक है, रिसेंटली एक एग्रीमेंट साइन किया था इंडिया स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड एंड अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी ने। दोनों ने एक माओ साइन किया था जिसमें बात की थी कि वो इन्वेस्ट करेंगे स्ट्रेटेजिक क्रूड ऑयल स्टोरेज फैसिलिटी जो कि मैंगलोर में है विद एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ $400 मिलियन। ठीक, डिफेंस में भी बहुत ज़्यादा जो है दोनों के बीच में कॉपरेशन है। पीपल टू पीपल कॉपरेशन तो हम जानते ही हैं, यहाँ से बहुत सारे जो लेबर्स हैं वहाँ पर जॉब कर रहे हैं, तो इंडिया को रेमिटेंस का भी बेनिफिट मिलता है, ये भी आप लिखेंगे। डिफेंस एंड सिक्योरिटी कॉपरेशन में काउंटर टेररिज्म में दोनों ही कंट्री बहुत ज़्यादा कन्वर्ज कर रही है और ईगल एक्सरसाइज जो है दोनों कंडक्ट करते हैं।
सॉरी, ईगल नहीं, डेजर्ट ईगल एक्सरसाइज कंडक्ट की गई थी दोनों तरफ की एयरफोर्स के बीच में। तो ये बेसिकली आपके सिक्योरिटी एंड डिफेंस कॉपरेशन हो जाएंगे। दोनों कंट्री के रिलेशन इतने स्पेशल हैं कि दोनों एक दूसरे के लिए एक्सेप्शंस करने के लिए तैयार रहते हैं। फॉर एग्जांपल 2019 में 370 को एब्रोगेट कर दिया गया था। बहुत सारी इस्लामिक कंट्री इसके अगेंस्ट में बोली भी थी, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, टर्की। उसके बावजूद भी जब ओआईसी की फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग होस्ट कर रहा था यूएई, उसने इंडिया को क्या किया था, इनवाइट किया था। और सुषमा स्वराज जी वहाँ पर एज अ स्पीकर गई थी, गेस्ट ऑफ ऑनर गई थी, स्पीच दे के आई थी, डिस्पाइट द प्रोटेस्ट फ्रॉम सम नेशन इंक्लूडिंग पाकिस्तान। तो दोनों एक दूसरे के लिए एक्सेप्शंस हमेशा करने के लिए तैयार रहते हैं। 2017 में चीफ गेस्ट की तरह जो है इंडिया ने यूएई को बुलाया था। ठीक, तो इंडिया ने चीफ गेस्ट में यूएई को बुलाया, तो अपने आप में समझ में आता है कि अपन रिपब्लिक डे पे सिर्फ स्पेशल लोगों को बुलाते हैं, तो दोनों के रिलेशन कितने ज़्यादा स्ट्रांग होंगे। ठीक, रिसेंटली आईआईटी दिल्ली का जो आबू धाबी कैंपस है वो भी इस्टेब्लिश किया गया है, और यूएई ने अपना कॉन्सुलेट हैदराबाद में भी स्टार्ट किया है। तो दोनों के बीच में रिलेशन को आप यहाँ पर स्पेशल रिलेशन को एंड में कंक्लूजन में भी लिख सकते हैं, दर्शा सकते हैं। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएंगे, यूएई और इंडिया के बीच में रिलेशनशिप की बात हो जाएगी। जो इश्यूज़ हैं उसकी बात कर लेते हैं। इशू यार बहुत ही कम है दोनों के बीच में, डाइवर्जेंस है नहीं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट इशू है वो है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट। जो प्रोजेक्ट हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन बड़ा स्लो हो रहा है, स्पेशली फ्रॉम इंडियन साइड। ठीक, इंडिया की जो ब्यूरोक्रेसी है वो बहुत स्लो काम कर रही है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट प्रॉपर हो नहीं रहे हैं। दूसरा जो इशू है, बहुत सारे जो जॉब्स हैं वहाँ पर वो इंडियंस की जगह बांग्लादेशीज़ को मिल रहे हैं। ठीक, तो इंडियन रिप्लेस हो रहे हैं जॉब्स में। थर्ड जो इशू आता है वो हमारे जो इंडियन लेबर्स हैं उनके सेफ्टी का है। तो कई बार ऐसे वीडियोस आ जाते हैं जिसमें ये लगता है कि इंडिया के जो लोग हैं उनकी सेफ्टी उनकी सेफ्टी खतरे में है। तो ऐसे वीडियोस के बाद थोड़ा सेफ्टी का भी इशू रहता है, जो इंडिया जो है हमेशा जो है कांटेक्ट में रहता है, बात करते रहता है यूएई से, ताकि इंडिया के जो लेबर हैं वो सेफ़ रह सकें। ठीक, तो ये हमारे कुछ इश्यूज़ हो जाएंगे। इंडिया एक्सप्लोर कर सकता है रिन्यूएबल एनर्जी में यूएई के साथ रिलेशनशिप। इंडिया जो है अपना एक्सपोर्ट भी बढ़ा सकता है। ठीक, क्योंकि यूएई अब बहुत ज़्यादा जो है इंडिया के साथ एनर्जी सिक्योरिटी में इन्वॉल्व है। ठीक, तेल देता है इंडिया को, लेकिन वो भी डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं क्योंकि तेल हमेशा तो रहेगा नहीं। तो रिन्यूएबल एनर्जी में एक्सपर्टीज़ इंडिया अपनी शेयर कर सकता है। ये कुछ आपके वे फॉरवर्ड हो जाएंगे। कंक्लूजन में आप दोनों लिख सकते हैं कि दोनों की जो रिलेशनशिप है वो बहुत स्पेशल है, और उसका एग्जाम्पल आप कैसे दे सकते हैं, सुषमा स्वराज वाली विजिट से भी दे सकते हैं, या फिर यहाँ पर कुछ लाइनें लिखी हैं, एक बार रीड कर लीजिएगा। आप इसको पढ़ेंगे तो ये भी आपका जो है क्या हो जाएगा, कंक्लूजन हो जाएगा। होपफुली ये सारा आर्टिकल आपको क्लियर हो। नेक्स्ट, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव की बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट है, प्री में आपको पूछा जा सकता है। इट वॉज लॉन्च्ड एट COP28 बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड प्रेसिडेंट ऑफ यूएई। ठीक, दोनों के द्वारा को लॉन्च किया गया है ये इनिशिएटिव। इट प्राइमरली फोकसेस ऑन वाटर कंजर्वेशन एंड अफॉरेस्टेशन। ठीक, वाटर कंजर्व करने पे और अफॉरेस्टेशन पे फोकस किया गया है, और ये जो है इनिशिएटिव वॉलेंट्री इनिशिएटिव है, मतलब वॉलेंट्री आपको ये सारी चीज़ें करना है। उसके लिए गवर्नमेंट जो है ग्रीन क्रेडिट प्रोवाइड करने वाली है फॉर प्लांटेशन ऑन वेस्ट एंड डिग्रेडेड लैंड। ठीक, तो क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए आपने कहीं वेस्ट लैंड में प्लांट उगाया है तो आपको उसका क्रेडिट मिलेगा, और उस ग्रीन क्रेडिट को आप मार्केट में बेच सकते हैं, इंडस्ट्री को बेच सकते हैं। इंडस्ट्री आपका लैंड ले लेगा, है ना, उसमें जो ग्रीन क्रेडिट मिला है उसका अलग से पैसा मिलेगा आपको, जो आपने प्लांट लगाया है। ठीक, कई बार ऐसा होता है ना कि इंडस्ट्री को क्या करना होता है, कोई भी वो लैंड खरीदती है तो वहाँ की जो पेड़ काटती है उसकी जगह कहीं और पेड़ लगाना रहता है। तो आपके द्वारा जो पेड़ लगाए गए हैं वो डायरेक्टली लैंड खरीद के सरकार को बोल देगी देखो हमने लैंड ये लगा दिया है, आपको पैसे मिल जाएंगे ग्रीन क्रेडिट के थ्रू। तो ये जो ग्रीन क्रेडिट के थ्रू पैसे मिलने हैं ये एक मार्केट मैकेनिज्म है। इसके थ्रू जो है वाटर कंजर्वेशन और प्लांटेशन, वॉलेंट्री प्लांटेशन बढ़ाया जा रहा है जिससे लोगों को भी फ़ायदा हो। ठीक, इट इज़ अ प्लेटफॉर्म फॉर डायलॉग, पॉलिसी मेकिंग, कोलैबोरेशन एंड एक्सचेंज ऑफ इनोवेटिव एनवायरमेंटल प्रोग्राम। ठीक, तो ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर डायलॉग होगा, पॉलिसी मेकिंग होगी, ये सारी चीज़ें भी होगी। ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इनिशिएटिव हो जाएगा। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। किस किस ने लॉन्च किया ये ज़रूरी है, यूएई एंड इंडिया। ठीक,
नेक्स्ट आर्टिकल है द पैटर्न ऑफ ग्लोबल वार्मिंग आर मोर इम्पॉर्टेंट देन इट्स लेवल। ये आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS3 एनवायरमेंट मीन्स के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से 2024 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है। प्री में क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। इसके अलावा आप ऐसे में भी इस आर्टिकल को यूज़ कर सकते हैं। एनवायरमेंट से रिलेटेड ऐसे आएगा तो ये आर्टिकल काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसमें क्या बात की जा रही है कि जो ग्लोबल वार्मिंग के लेवल हैं, है ना, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ग्लोबल वार्मिंग का पैटर्न। ठीक, किस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग जो है हो रही है अर्थ में। लेवल तो हम जानते हैं कि हाँ ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तेज़ी से बढ़ रही है, टेम्परेचर राइज हो रहा है, ये सब सारी चीज़ें आप जान रहे हो। लेकिन उसके जो इम्पैक्ट है, जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस है, उसका क्या पैटर्न है। फ्लड आ रहे हैं तो फ्लड किस रीजन में आ रहे हैं, और जिस रीजन में आ रहे हैं वहीं बहुत ज़्यादा क्यों आ रहे हैं, बाकी रीजन में क्यों नहीं आ रहे हैं। सूखा क्यों पड़ रहा है, एक सर्टेन रीजन में ही सारी चीज़ें क्यों हो रही है। ये एक पैटर्न जो है हमें समझने की ज़रूरत है, और ये पैटर्न अभी तक के एक्सप्लेनेशन इसका हमें नहीं मिला है। बस जो भी होता है उसको एक लाइन में बोल देते हैं, क्लाइमेट चेंज के कारण हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और उसी के ही ये सारे जो है क्या है, एक्सप्लेनेशन है, रीजंस हैं। ठीक, तो इस आर्टिकल में हम क्या बात करेंगे, पैटर्न ऑफ ग्लोबल वार्मिंग की बात करेंगे, वो क्यों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक, शुरू करते हैं आर्टिकल। 2023 ऑलरेडी वार्मिंग ईयर है, बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड वार्मिंग डेज जो है इसमें रहे हैं। बहुत सारे आपको फ्लड के एग्जांपल्स मिल जाएंगे, अलग अलग रीजन में ड्रॉट के एग्जांपल मिल जाएंगे, और साइक्लोन और वाइल्ड फायर्स, ये सारे डिज़ास्टर्स जो कि बहुत ज़्यादा कैटास्ट्रॉफ कर रहे हैं पूरे अर्थ में, ये सारी चीज़ें आपको 2023 में देखने को मिल जाएगी। और इसका डायरेक्टली जो कनेक्शन है वो किससे है, ग्लोबल वार्मिंग से। ठीक, लेकिन एक चीज़ जो आपको यहाँ पर और सुनने मिली होगी वो है 1.5 डिग्री टेम्परेचर थ्रेशोल्ड। ठीक, 1.5 डिग्री जो मैजिकल वार्मिंग नंबर है, ये आया कहाँ से है, पहले इसको समझ लेते हैं। और 1.5 जो डिग्री थ्रेशोल्ड है, इसके बारे में ये भी न्यूज़ आई थी कि ऑलरेडी जो अर्थ का टेम्परेचर है वो 1.5 डिग्री राइज कर चुका है प्री इंडस्ट्रियल लेवल से। तो क्या एक्चुअल में ये क्रॉस कर चुका है इस थ्रेशोल्ड को, इसके बारे में समझेंगे। और 1.5 डिग्री थ्रेशोल्ड पहले आया कैसे, इसके बारे में समझेंगे। तो 1.5 डिग्री कोई साइंटिफिक थ्रेशोल्ड नंबर नहीं है। ठीक, ऐसा कोई नंबर नहीं है कि ऐसा कहा गया कि भाई 1.5 डिग्री करेंगे तो कोई कैटास्ट्रॉफ नहीं होगा, क्योंकि अभी आप देख रहे हो क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट कितने ज़्यादा पड़ रहे हैं, लोगों के ऊपर कितना ज़्यादा इसका असर पड़ रहा है। अभी अगर 1.5 डिग्री पहुंच गए हैं तो इतना ज़्यादा असर है, और अगर नहीं पहुँचे तो आप सोचो कि कितना ज़्यादा असर होगा जब टेम्परेचर अर्थ का 1.5 डिग्री पहुँच जाएगा ऑन एन एवरेज फ्रॉम प्री इंडस्ट्रियल लेवल। ठीक, तो 1.5 डिग्री कोई ऐसा नंबर नहीं है कि बहुत गेम चेंजिंग नंबर हो, या फिर बहुत साइंटिस्ट ने जो है इसके पीछे रिसर्च करके दी गई हो। ये एक ब्यूरोक्रेटिक नंबर है। कंट्रीज़ जितनी भी थी पेरिस क्लाइमेट में बैठे थे, साथ में चाय वाय पी रहे थे, बोले कितना डिग्री बढ़ सकता है, तो बोले 4 डिग्री के आसपास बढ़ सकता है 2021 तक। तो अब बोले कि नेगोशिएशन करते करते अच्छा 50 कम कर देते हैं, 2 डिग्री का ट्राई करते हैं। फिर बोले कि अब 2 डिग्री का ट्राई करोगे तो आपको ट्राई एटलीस्ट 1.5 डिग्री का करना पड़ेगा, तब जाके 2 डिग्री का होगा। तो ऑब्जेक्टिव्स एम तो आपके थोड़े एम्बिशियस होना चाहिए, तो 1.5 डिग्री वहाँ से आया है। ठीक है, तो ये यूरोपियन पॉलिटिशियंस ने लेकर आया है 1.5 डिग्री, 2 डिग्रीज। इसका कोई साइंटिफिक थ्रेशोल्ड या साइंटिफिक रिसर्च इसके पीछे अलग से नहीं की गई है। पहले डिसाइड हुआ 1.5 डिग्री, उसके बाद साइंटिफिक रिसर्च हो रही है कि इस इतना भी बढ़ता है तो क्या क्या होगा, लेकिन पहले कोई रिसर्च नहीं हुई है। तो आपके प्री में अगर क्वेश्चन आता है 1.5 डिग्री के साइंटिफिक थ्रेशोल्ड है ये, तो ये थ्रेशोल्ड साइंटिफिक नहीं है, ये आपको याद रखना है। यूएनएफसीसी में पॉलिटिशियंस ने मिलकर ये टेम्परेचर डिसाइड किया था, ठीक है चलो 1.5 डिग्री डन हुआ। ठीक, अब बात करते हैं जो अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ रहा है कि ऑलरेडी अर्थ 1.5 डिग्री का थ्रेशोल्ड है वो क्रॉस कर चुका है। यूएस और ऑस्ट्रेलिया के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने पैलियो थर्मामेट्री जो मेथड है उसको यूज़ करके ये एस्टिमेट किए हैं कि अर्थ का टेम्परेचर ऑलरेडी 1.5 डिग्री के आसपास पहुंच चुका है। लेकिन एक चीज़ है जो आपको ध्यान रखना है ना, जो हमेशा मूवीज़ चलती तो नीचे लिखा रहता है ना नोट, वो नोट क्या है कि इनकी जो स्टडी है, इन्होंने जो डेटा कलेक्ट किया है वो केवल एक लोकेशन से कलेक्ट किया है, और उसी के हिसाब से पूरे ग्लोबल मीन टेम्परेचर का इन्होंने ट्रेंड निकाला है। मतलब एक लोकेशन में डेटा निकाला है और पूरे लोकेशन के डेटा के उसी के हिसाब से पूरे अर्थ के लोकेशन का डेटा जो है इन्होंने एस्टिमेट किया है। ठीक, तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट नोट हो जाएगा। अब बात करते हैं इन्होंने कौन सी मेथड यूज़ की थी। इनके द्वारा जो है जो मेथड यूज़ की गई उसका नाम है पैलियो प्रॉक्सीज।
constitute an amazing technique that uses chemical evidence stored in various organic matters such as coral, stalactites, stalagmites to approximate the temperature at some point in the past। ठीक, ये जो पैलियोप्रॉक्सी मेथड है ये प्री के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। इसके थ्रू जो है टेम्परेचर कैलकुलेट एस्टिमेट करने की कोशिश की गई थी। ये जो मेथड है, टेक्निक है, ये केमिकल एविडेंस को यूज़ करती है विच इज़ स्टोर्ड इन ऑर्गेनिक मैटर। फॉर एग्जांपल कोरल हो गए, स्टेगमाइट्स हो गए, ये जो ऑर्गेनिक मैटर हैं इसमें केमिकल जो प्रेजेंट होते हैं उसके थ्रू हम इनडायरेक्टली, डायरेक्टली भी नहीं इनडायरेक्टली, जो टेम्परेचर डिविएशंस आए हैं पिछले उस पर्टिकुलर स्पीशीज़ में उसको हम एस्टिमेट कर सकते हैं। ये क्या है? इनडायरेक्ट मेथड है। बेसलाइन टेम्परेचर से हम डिविएशन मेथड क्या कर रहे हैं? चेंजेस इन टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं। ये एक्चुअल ओवरऑल टेम्परेचर नहीं बता रहे हैं ये एविडेंसेस। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी आपका क्या हो जाएगा? नोट हो जाएगा या फिर इसका काउंटर आर्गूमेंट हो जाएगा जो 1.5 डिग्री की वो बात कर रहे हैं। ठीक, तो ये मेथड का इस्तेमाल किया जा रहा है। बेसिकली इसमें क्या कर रहे हैं? कार्बन डेटिंग टाइप की चीज़ें हो रही है ना। ये जो कोरल वगैरह हो गए ये बायोजेनिक स्पीशीज़ है, तो इसमें आइसोटोप्स का यूज़ करके कार्बन डेटिंग के थ्रू और इसको इनडायरेक्टली टेम्परेचर से कनेक्ट करके क्या किया जा रहा है? डिविएशन मापा जा रहा है। ठीक, इतना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उससे ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो फिर समझ में नहीं आएंगी चीज़ें। ठीक, तो ये पहला हो जाएगा। तो इसलिए जो इनका 1.5 डिग्री आया है कि ये क्रॉस हो चुका है, इसको मानना है ना एकदम सही नहीं होगा, क्योंकि थोड़ा बहुत भी डिविएशन हुआ, थोड़ा बहुत भी एरर हुआ तो बहुत ज़्यादा चेंजेस आएगा। एक्चुअल टेम्परेचर हमें नहीं पता चल रहा है, इनडायरेक्ट मेथड है, तो ये एक सबसे बड़ा इसका काउंटर हो जाएगा। अब दूसरी जो चीज़ की बात करते हैं वो है कि कोई एक्सप्लेनेशन फॉर पैटर्न इन लोगों ने दिया नहीं। सिर्फ ऑब्जर्वेशन है इनके कि ये टेम्परेचर इतना बढ़ गया है, लेकिन एक भी एक्सप्लेनेशन अभी तक नहीं आया है किसी भी आर्टिकल में। 1.5 डिग्री थ्रेशोल्ड क्रॉस कर गया, बिल्कुल कर गया, सारे लोगों ने ऐसा कह दिया, लेकिन एक भी साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन नहीं किया है कि ये जो एक्सेप्शनल वार्मिंग हो रही है ये कैसे हो रही है, कहाँ हो रही है, क्यों स्पेशल लोकेशन स्पेसिफिक है। कुछ ही जगह है जहाँ पर फ्लड आ रहे हैं, कुछ ही जगह है जहाँ पर ड्रॉट आ रहे हैं। ऐसे स्पेसिफिक लोकेशन में ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं, ये सारी चीज़ों को आप जो है एक्सप्लेन करिए। तो ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, बस टेम्परेचर कितना बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, यही सब कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक, नो वन हैज़ बीन एबल टू फुली एक्सप्लेन द पैटर्न ऑफ वार्मिंग एसोसिएटेड विद दिस थ्रेशोल्ड एक्सीडेंस, इनफैक्ट द पैटर्न ऑफ एनी लेवल ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। किसी भी तरह का ग्लोबल वार्मिंग पैटर्न को ये साइंटिस्ट पहचान नहीं पा रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग मैटर कर रही है, सबको पता है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण हो रहा है, सबको पता है, लेकिन ऐसा किस तरीके से हो रहा है, क्या प्रोसेस है, ये किसी को नहीं पता। अगर हम प्रोसेस जान जाएंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग जो है अपनी एबिलिटी सुधार सकते हैं कि पर्टिकुलर जो डिज़ास्टर है वो इस रीजन में आने वाला है। अगर हमें प्रोसेस पता चल गई कि कैसे जो है हो रहा है, उस तरीके की कंडीशन अगर कहीं बनती है तो उस जगह डिज़ास्टर होने वाला है, फ्लड आ सकता है, ड्रॉट आ सकता है, तो हम तैयार हो जाएंगे। अगर हमें पैटर्न पता चल गया तो हमारी एबिलिटी टू मैनेज डिज़ास्टर बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन उस पर बस बात नहीं की जा रही है, बस इसी पे बात की जा रही है कि कितना लेवल ऑफ ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। ठीक, तो साइंटिस्ट के जो एक्सप्लेनेशन है वो दूर दूर तक हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। ठीक, इवन द अमाउंट एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 2023 मानसून हैव नॉट बीन एक्सप्लेन येट। ठीक, इस बार जो मानसून गिरा है, पानी आया है, कम आया है, उसको भी एक्सप्लेन नहीं किया। इस बार आपने देखा होगा एल नीनो ईयर था, उसके बावजूद भी हमें कूलिंग देखने को मिली है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, जो कि बहुत रेयर होता है। तो ये सारी चीज़ें हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, सिग्निफिकेंट कूलिंग 2023 में, इसका एक्सप्लेनेशन भी नहीं किया जा रहा है। तो चीज़ें हमें पता है, एल नीनो पता है, ठीक, ग्लोबल वार्मिंग पता है, लेकिन किस तरीके से चीज़ें हो रही है वो हमें नहीं पता है। किस तरीके से ये सारी चीज़ें रोल प्ले कर रही है, इंटर प्ले कर रही है, ये अगर हम जान जाएंगे तो हम डिज़ास्टर पहचान जाएंगे। ठीक, उसी तरीके से ला नीनो का एग्जांपल ले लीजिए। ला नीनो के एग्जांपल के थ्रू इसमें यहाँ समझाया है कि आप एक लोकेशन पे
टेम्परेचर लेकर ये डिसाइड नहीं कर सकते कि दूसरी लोकेशन पे टेम्परेचर भी उतना ही होगा। जैसे कि इन्होंने वन लोकेशन ली है और उसी के हिसाब से एस्टिमेट किया है। एल नीनो में क्या होता है, एक जगह बहुत ज़्यादा हीटिंग होती है लेकिन दूसरा जो एरिया है वो बहुत कूल भी हो जाता है। ठीक, एक एरिया में हीटिंग बहुत ज़्यादा है, दूसरे एरिया में हीटिंग कम हो जाती है और इस तरह का पैटर्न हमें देखने को मिला है। तो अगर आप मान लीजिए हीट वाले एरिया में जाते हैं और वहाँ से आप कर लेते हैं एस्टिमेशन ऑफ टेम्परेचर चेंज, तो 1.5 हो सकता है हो जाए, लेकिन दूसरे एरिया में बहुत ज़्यादा कूलिंग भी हो रही होगी। तो ऐसे में जब दूसरे एरिया में ज़्यादा कूलिंग हुई तो एवरेज टेम्परेचर तो कम ही रहेगा। तो इसी तरीके से ग्लोबल वार्मिंग भी काम करता है। ठीक, इसी तरीके का ग्लोबल वार्मिंग का भी रोल है और इसलिए हमें जो डेटा होगा है ना वो इस पे फोकस करना होगा। जो डेटा हम ले रहे हैं कि ये वार्मिंग हो क्यों रही है, इसके रीज़न क्या है, और थोड़ा सा आपको एस्टिमेशन डायरेक्टली करने की कोशिश करनी होगी और पैटर्न पहचानने की कोशिश करनी होगी। मेन जो आर्टिकल है वो पैटर्न के ऊपर है कि अगर जो पैटर्न है वो हम पहचान जाते हैं तो हमारे लिए डिज़ास्टर को डील करना आसान हो जाएगा। और ये जो बातें कर रहे हैं 1.5 क्रॉस हो गया है, ये सारी चीज़ें जो एस्टिमेशन है सच हो भी सकती हैं, लेकिन इसके लिए आपको रिगरस स्टडी करने की ज़रूरत है और जो मॉडल्स हैं उसे डायनामिक बनाने की ज़रूरत है। ठीक, ये आर्टिकल कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट आर्टिकल है हल्द्वानी वॉयलेंस, व्हाट इज़ नज़ुल लैंड। यह आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है और प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, मेंस के पर्सपेक्टिव से बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नहीं है। समझते हैं जो इशू है वो क्या है, जो वॉयलेंस है वो क्यों हुआ है। रिसेंटली जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कंडक्ट कर रहे हैं डिमोलिशन ड्राइव एट द साइट ऑफ मॉस्क्यू एंड मदरसा एलिजिडली ऑन नज़ुल लैंड। ये जो मॉस्क्यू और मदरसा है जो कि नज़ुल लैंड पे बनी हुई थी उसका डिमोलिशन किया जा रहा है ताकि लैंड को बड़ा किया जा सके और वहाँ पर जो ट्रैफिक कंजेशन है उसे कंट्रोल किया जा सके। एडमिनिस्ट्रेशन का कहना यह है कि रोड को चौड़ा करने के लिए जो बाजू में मॉस्क्यूज़ बनी हैं और मदरसाज हैं उसको गिराने की जो ड्राइव है वो चलाई जा रही है। उसी के कारण यहाँ पर वायलेंस हो गया है, लोकल के जो लोग हैं वो वायलेंस कर रहे हैं। ये लैंड क्या है, व्हाट इज़ दिस नज़ुल लैंड, इस लैंड के बारे में समझेंगे। यार सरकार के पास अलग अलग तरह की लैंड होती है, ठीक, उसमें से एक जो लैंड होती है वो नज़ुल लैंड है। इट इज़ ओन्ड बाय गवर्नमेंट बट मोस्ट ऑफन नॉट डायरेक्टली एडमिनिस्टर एज अ स्टेट प्रॉपर्टी। डायरेक्टली एज अ स्टेट प्रॉपर्टी एडमिनिस्टर नहीं होती, लेकिन ओन बाय किसके द्वारा ही होती है, गवर्नमेंट के द्वारा। जनरली ऐसी जो नज़ुल लैंड होती है उसको सरकार लीज पर दे देती है 15 से 99 सालों के लिए। ठीक, आपको जाना पड़ता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट, वहाँ पर आप जो है बात कर सकते हैं, लीज़ पर ऐसी नज़ुल लैंड को ले सकते हैं। सरकार जो है लीज़ रिन्यू भी कर सकती है एक्सपायर होने के बाद टर्म, और उसे कैंसिल भी कर सकती है। आपको रिटर्न एप्लीकेशन देनी पड़ती है इसके लिए भी, ठीक, वापस भी ले सकती है। नेक्स्ट है हाउ डिड नज़ुल लैंड इमर्ज। ठीक, तो ब्रिटिशर्स के टाइम से, ब्रिटिश रूल के समय में बहुत सारे छोटे छोटे किंगडम थे। ये किंगडम रिवॉल्ट किया करते थे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, उसके बाद बहुत ज़्यादा बैटल होती थी, बैटल हार जाते थे ये छोटे छोटे किंगडम, ऑब्वियस है, और इनकी जो ज़मीन होती थी वो ब्रिटिशर्स अपने नाम रखवा लेते थे, ठीक, अपने नाम करवा लेते थे। इंडिपेंडेंस हो गया, ब्रिटिशर्स चले गए, इन ज़मीनों के जब कागज़ मांगे गए तो ये पर्सनल जो राजा थे उनके पास इनके कागज़ नहीं थे, तो सरकार ने जो है इसको, क्योंकि वो अपनी ऑनरशिप नहीं प्रोवाइड कर पाए, इसे नज़ुल लैंड मार्क किया गया और इसको स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर रखा गया। ठीक, तो इस तरीके से नज़ुल लैंड जो है आई थी, इमर्ज हुई थी। ठीक, कैसे इस्तेमाल करती है सरकार, यार पब्लिक पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करती है। बिल्डिंग, स्कूल्स हो गए, हॉस्पिटल हो गए, ग्राम पंचायत हो गए, इवन कुछ हाउसिंग सोसाइटीज़ डेवलप करने के लिए भी नज़ुल लैंड इस्तेमाल की जाती है। LIG MIG सुना होगा, लो इनकम ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी, मिडिल इनकम ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आपने ये देखा होगा। सरकार जो है इसके लिए भी नज़ुल लैंड इस्तेमाल करती है। किस तरीके से नज़ुल लैंड को गवर्न किया जाता है, अलग अलग स्टेट के अलग अलग रूल्स हैं नज़ुल लैंड के लिए, लेकिन जनरली द नज़ुल लैंड ट्रांसफ़र रूल 1956 इज़ द लॉ मोस्टली यूज फॉर नज़ुल लैंड एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन के लिए जो है 1956 के जो रूल्स हैं उसे ही इस्तेमाल किया जाता है। जो उत्तराखंड की मॉस्क्यू और मदरसा हैं वो नज़ुल लैंड पे रजिस्टर्ड हैं, तो बिल्कुल है ना, ये चीज़ नज़ुल लैंड पे ही थी।
और हमने बात जैसे कि जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जो मजूर लैंड है उसी में ये दोनों स्ट्रक्चर बने हुए थे। डिमोलिशन ड्राइव चल रही थी एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा पिछले 15-20 दिनों से, और वो बेसिकली जो नगर निगम है वो चाहते थे कि रोड से ट्रैफिक कंजेशन को कम करने के लिए इस आसपास के एरिया को चौड़ा किया जाए, और इसलिए वो आसपास क्या कर रहे थे, डिमोलिशन कर रहे थे। और चूंकि वो सरकारी लैंड में है तो उनके पास उसका हक भी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी होती तो वो केस भी कर सकते थे। हालांकि जो लोकल के लोग हैं वो हाई कोर्ट अप्रोच किए हैं और उसके बाद वो एडमिनिस्ट्रेशन से जाके मिले थे। एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा था कि हाई कोर्ट जो भी गाइडलाइन देगा वो उसके लिए उससे अबाइड करेंगे, उसके अगेंस्ट में नहीं जाएंगे। हालांकि लोकल्स का कहना है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन के पास गए थे कि अभी जो है हाई कोर्ट की अगली हीयरिंग तक के आप प्लीज़ डिमोलिशन मत कीजिए, लेकिन उसके बाद भी सरकार थोड़ी जल्दी में है डिमोलिशन करने में। ठीक, तो हाई कोर्ट में अभी केस है और इसलिए फिर ये डिमोलिशन हो रहा था तो वायलेंस हो गया। ठीक, ये हमारा आर्टिकल है। वैसे देखा जाए तो यार ये डेवलपमेंट को प्रायोरिटी देना चाहिए। ठीक है, मंदिर मस्जिद अपनी जगह है, सब फेथ अपनी जगह है, लेकिन डेवलपमेंट अगर करना है तो आप छोटी मोटी चीज़ों को, क्योंकि अब हर जगह अगर आप ऐसे देखने जाएं तो फिर कहीं डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये जो है व्यू मेरा पर्सनल है, हमेशा प्राथमिकता डेवलपमेंट को ही देना चाहिए। ठीक, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू एंड एन्जॉय योर डे।